अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि रिलेटेड हैं जियोफ्रे चौसर से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ चौसर्स लाइफ दैट हेल्प्ड हिज पोइट्री। यानी चौसर की ज़िंदगी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स, ऐसी कौन सी चीज़ें रही जिसने चौसर को पोइट्री लिखने में हेल्प करी। तो इसके आंसर देखते हैं कि बीइंग क्लोज टू इम्पोर्टेंट पीपल, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के बीच में रहता था जिसको उस टाइम पर नोबिलिटी कहा करते थे। क्योंकि चौसर राजाओं, रानियों और दूसरे ऊंचे ओहदे वाले लोगों के आसपास रहते थे, तो उन्हें यह देखने को मिला कि वे कैसे जीते थे, उनके कैसे स्वभाव थे और उन्हें किस तरह की कहानियाँ पसंद थी। इससे उन्हें अपने किरदारों और कहानियों के लिए बहुत सारा सामान मिला। दूसरा है सरकारी नौकरी करना और सरकार के काम से घूमना, यानी राजनीतिक करियर उनका। चौसर बस दिन भर बैठकर लिखते नहीं थे, उनकी असली नौकरी थी और वे फ्रांस और इटली जैसे जगहों पर घूमे थे। तो इन अनुभवों से उन्हें अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, कहानियों के बारे में पता चला जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी कविता में किया। सोचिए उन्होंने कितने दिलचस्प लोगों से मुलाकात की होगी और क्या क्या देखा होगा। फिर हमारे पास है फ्रांस और इटली की यात्रा करना। ये यात्राएं बहुत ज़रूरी थी क्योंकि चौसर को दांते और बोकासियो जैसे मशहूर इटालियन जो राइटर्स थे उनकी रचनाओं को पढ़ने को मिली और उन्होंने फ्रांसीसी कविता लिखने के तरीके के बारे में सीखा। तो इन सब चीज़ों का उनके अपने लेखन पर बहुत असर पड़ा। उनके पसंदीदा कवि, यानी किसी भी लेखक की तरह चौसर भी कुछ कवियों की बहुत इज्जत करते थे। उनकी रचनाएं पढ़ने से उन्हें लिखने के अलग अलग तरीके, कहानियाँ कहने के तरीके और खूबसूरत तरीके से भाषा का इस्तेमाल सीखने में मदद मिली। तो असल में चौसर के असली जीवन के अनुभव, जिन लोगों को वे जानते थे, जो काम उन्होंने किए, जिन जगहों पर वे गए और जो किताबें उन्होंने पढ़ी, ये सब मिलकर उनकी कविताओं को इतना अमीर और दिलचस्प बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस डिड द रोमन दे ला रोज हैव ऑन चौसर्स पोइट्री। यानी कि जो भी चौसर पोइट्री लिखते थे वो कैसे इन्फ्लुएंस थी रोमन दे ला रोज से। तो सबसे पहले हमको रोमन दे ला रोज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो रोमन दे ला रोज एक बहुत ही लंबी कविता है जो एक सपने की तरह शुरू होती है। सपने में एक आदमी एक खूबसूरत बाग में घूम रहा होता है। वहाँ उसे गुलाब के फूलों का एक झाड़ी मिलता है और उनमें से एक कली उसे बहुत पसंद आ जाती है। यह गुलाब की कली एक प्यारी लड़की या प्यार का प्रतीक है। पूरी कविता इस आदमी की कोशिशों के बारे में है कि वह उस गुलाब की कली को कैसे हासिल करे। रास्ते में उसे कई अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं जो असल में अलग अलग भावनाओं या विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्यार अमोर, प्यार यानी अमोर। यह उसे गुलाब की कली के प्यार में डालता है और उसे दिखाता है कि प्यार में कैसे व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है दयालुता, जिसे बेल एक्विल कहा गया है, BELACUEIL। तो यह लड़की की तरफ से उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है जिसे उसकी उम्मीदें बढ़ती है। तीसरा है डेंजर, यह एक ऐसा किरदार है जो उसे गुलाब की कली तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। फिर हमारे पास है झूठ, जिसे फॉक्स सैम्बलेंट या फिर और ईर्ष्या, जेलसी कहा गया है। ये नकारात्मक भावनाएं हैं। जो ये फॉक्स सैम्बलेंट है, इसकी स्पेलिंग है FAUX एंड SEMBLANT, सैम्बलेंट, फॉक्स सैम्बलेंट। तो ये नकारात्मक भावनाएं हैं जो उसकी राह में मुश्किलें खड़ी करती है। फिर हमारे पास है तर्क यानी रीज़न। यह किरदार उसे सलाह देता है कि वह अपने प्यार के जुनून को छोड़ दे और समझदारी से काम ले।
लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। तो कविता में बहुत सारे ऐसे प्रतीकात्मक किरदार और घटनाएं हैं। यह दिखाता है कि प्यार को पाने की कोशिश में एक इंसान को किन किन मुश्किलों और भावनाओं से गुजरना पड़ता है। कभी उसे उम्मीद मिलती है, कभी निराशा मिलती है, कभी उसे दूसरे से मदद मिलती है, तो कभी उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। अंत में कविता पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन जो हिस्सा है उसमें प्रेमी आखिरकार गुलाब की कली को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। यह उस पल को दर्शाता है जब प्यार आखिरकार मिल जाता है। तो रोमन डेला रोज अपनी खूबसूरती, अपनी कहानियों और उन तरीकों के लिए बहुत मशहूर हुई जिससे वह प्यार, भावनाओं और इंसानी रिश्तों के बारे में बात करती है। यह मिडीवल लिटरेचर जो था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि कैसे रोमन दे ला रोज नाम की जो पोएम है इसने चौसर की पोइट्री को इन्फ्लुएंस करा, तो इसको समझते हैं। तो ये फ्रांसीसी कविता पूरी तरह से प्यार के बारे में है, पहली नज़र के आकर्षण से लेकर उसकी मुश्किलों और खुशियों तक। इसने सच में प्रभावित किया कि चौसर ने अपनी रचनाओं में प्यार के बारे में कैसे लिखा, खासकर दरबारी प्यार जैसी चीज़ों के बारे में, यानी कि जो कोर्टली लव हुआ करता था उस बारे में। तो प्यार में पड़ने पर ऊंचे घराने के लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके कुछ खास नियम और विचार, ठीक है, उन्होंने उनसे सीखा और फिर उन्होंने अपने वर्क में भी इसे यूज़ करा। फिर हमारे पास है एलिगोरी, रूपक। रोमन दे ला रोज में बहुत सारे रूपकों का यानी एलिगोरी का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ अमूर्त विचारों और भावनाओं को किरदारों और घटनाओं के ज़रिए दिखाया जाता है। जैसे खतरा एक ऐसा किरदार है जो प्रेमी को गुलाब से दूर रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो डेंजर का मतलब डर होता है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान है उसका नाम डेंजर इन्होंने रख दिया है। तो डेंजर एक ऐसा किरदार है जो प्रेमी को गुलाब से दूर रखने की कोशिश करता है, यानी उस आदमी का नाम भी डेंजर है और वो डेंजर वाली हरकतें भी वो करने लग रहा है। तो खतरा एक ऐसा किरदार है जो प्रेमी को गुलाब से दूर रखने की कोशिश करता है और गुलाब प्यारी लड़की या प्यार का प्रतीक है। चौसर ने इसे पकड़ा और अपनी कविता में काफ़ी एलिगोरी का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी लेखन और भी गहरी और प्रतीकात्मक हो गई। फिर हमारे पास है ड्रीम विजन्स यानी स्वप्न दर्शन। रोमन डे ला रोज का एक बड़ा हिस्सा एक सपने के तौर पर पेश किया गया है। यह स्वप्न दर्शन यानी ड्रीम विजन की शैली मिडीवल लिटरेचर में एक आम तरीका बन गया और चौसर ने अपनी कई कविताओं में इसका इस्तेमाल किया। इससे उन्हें काल्पनिक और प्रतीकात्मक दुनिया को खोजने का मौका मिला। फिर हमारे पास है काव्य शैली और भाषा यानी कि पोइटिक स्टाइल और लैंग्वेज। रोमन डे ला रोज फ्रेंच में लिखी गई थी, जो उस समय की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। इसे पढ़ने से चौसर को फ्रांसीसी काव्य रूपों यानी फ्रेंच पोइटिक फॉर्म, वोकैबुलरी और जो भी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग था जिससे वो खुद को दर्शा सकता था, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके उसने अपने वर्क को इन्हेंस किया। तो रोमन डे ला रोज ने इस बात को आकार देने में मदद की कि चौसर प्यार के बारे में कैसे सोचते और लिखते थे। उन्हें एलिगोरी और जो ड्रीम विजन था की शक्ति से परिचित कराया और उनकी जो काव्य शैली थी, पोइटिक फॉर्म थी और लैंग्वेज थी को प्रभावित किया। यह उनके लिए प्रेरणा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज़ द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स अ सटायर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चौसर का वर्क है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, वो एक सटायर कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सटायर क्या है। सटायर एक तरीका है जिससे हम किसी दूसरे का मजाक बना सकते हैं, लेकिन इस मजाक बनाने के पीछे एक पर्पज़ होता है। और सटायर का मतलब ये नहीं है हम हर चीज़ को एक हंसीदार तरीके से पेश करें। ज़रूरी नहीं है कि सटायर फ़नी ही हो। अगर हम किसी का मजाक बनाते हैं तो हंसते हैं, लेकिन सटायर ज़रूरी नहीं है कि फ़नी हो। किसी के ऊपर सटायर करने का मतलब होता है आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई किसी चीज़ में कुछ, किसी बुराई को क्वेश्चन कर सकते हो, किसी वीकनेस को या फिर किसी पागलपंती को यानी फुलिशनेस को आप क्वेश्चन कर सकते हो और लोगों को
आप लोगों को मजबूर करते हो सोचने पे, क्वेश्चन करने पे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई दोस्त आपकी किसी आदत का मजाक उड़ाए, लेकिन उसका इरादा आपको बुरा महसूस कराना नहीं है, बल्कि यह जताना है कि वह आदत थोड़ी अजीब है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अब एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए, अब सटायर के अंदर ह्यूमर आता है, आयरनी आती है, एग्जेजरेशन आता है, पैरोडी आती है। तो आयरनी क्या होता है, यानी कि आप जो कह रहे हैं, यानी वट सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन, यानी कि जो आप कहना चाहते हैं उसका विपरीत कहना। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, टीचर उसको कहना चाहती है कि चीटिंग मत करा करो, ठीक है, यानी मैम का इरादा है ये कहने का कि भाई तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैम ये ना कहकर कि तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, इसकी बजाय अगर ऐसे कहे हाँ भाई खूब करो चीटिंग, खूब करो चीटिंग, लेकिन मैम तो कह रही है कि खूब करो चीटिंग, यानी बहुत चीटिंग करो, लेकिन मैम का कहने का जो पीछे इरादा है वो क्या है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जैसे एग्जेजरेशन, यानी कि जितनी चीज़ है उसको और बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे मैडम ने मान लीजिए आपके गाल पर बिल्कुल थोड़ा सा थप्पड़ मारा, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन आपने घर पे जाकर मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा शिकायत लगी कि मैडम ने तो इतना तेज़ थप्पड़ मारा, मेरा जबाड़ा ही सूज गया। फिर होती है पैरोडी। पैरोडी यानी कि मान लीजिए आपकी कोई मैथ्स टीचर है, कोई भी टीचर है, वो उनका एक पर्टिकुलर वे है पढ़ाने का, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो लास्ट में कहती है गोट इट, तो आप उसकी इमिटेशन कर रहे हो, ठीक है, गॉट इट, तो ये क्या है, ये पैरोडी है। तो सटायर के अंतर्गत ही ह्यूमर, आयरनी, एग्जेजरेशन और पैरोडी आती है। तो जब भी आप किसी के ऊपर सटायर करते हो तो आप आयरनी का भी यूज़ कर सकते हो, एग्जेजरेशन का भी यूज़ कर सकते हो, पैरोडी का भी यूज़ कर सकते हो, ह्यूमर का भी यूज़ कर सकते हो। आयरनी भी अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन मकसद सबका यही होता है कि जो आप कहना चाह रहे हो उसको एक अपोजिट तरीके से आप कह रहे हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स वर्क है इसकी क्या क्या मतलब इसके पीछे की कहानी है। तो यह कविता एक सपने के बारे में है। सपने में कवि एक दीवार के सामने खड़ा होता है जिस पर प्यार की बातें लिखी होती हैं, ठीक है, यह कविता एक सपने के बारे में है। सपने में कवि एक दीवार के सामने खड़ा होता है जिस पर प्यार की बातें लिखी होती है। बहुत सोचने के बाद उसे एक हरे भरे सुंदर बाग में ले जाया जाता है। इस बाग में देवी नेचर यानी प्रकृति बैठी हुई है और उनके आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी जमा हैं। देवी नेचर ने पक्षियों को इसलिए बुलाया है क्योंकि आज सेंट वैलेंटाइन डे है और यह वह दिन है जब सभी पक्षी अपने साथी चुनते हैं। यहाँ एक खास मादाबाज भी है, यानी कि ईगल, फीमेल ईगल भी है, जो बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे नरबाज उससे शादी करना चाहते हैं। अब शुरू होती है असली कहानी। 3 नरबाज आगे आते हैं, यानी मेल ईगल्स आगे आते हैं और जो फीमेल ईगल होती है से शादी करने के लिए अपने अपने तर्क देते हैं। पहला जो ईगल होता है वो कहता है कि वह सबसे ऊंचे घराने का है और उसका प्यार सच्चा है। दूसरा ईगल कहता है कि वह बहुत समय से उसे प्यार करता है और उसका हक पहले बनता है। तीसरा ईगल कहता है कि उसका प्यार सबसे ज़्यादा गहरा और सच्चा है। इन तीनों की बातें सुनकर बाकी सारे पक्षी भी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। छोटे कम महत्वपूर्ण पक्षी जैसे हंस, बत्तख, कबूतर शोर मचाते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो बस अपना साथी चुनने और बच्चा पैदा करने से मतलब है और यह सारा ऊंचे घराने वाला प्यार व्यार उनके समझ से बाहर है। एक बूढ़ा और समझदार बाज बीच में बोलने की कोशिश करता है और सलाह देता है, लेकिन हर कोई अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। तो जो फीमेल ईगल होती है सबकी बातें सुनती है, लेकिन वह तुरंत किसी को नहीं चुनती। वह कहती है कि उसे सोचने के लिए और समय चाहिए और वह अगले साल फिर आएगी और अपना फैसला सुनाएगी। इस तरह पक्षियों की यह जो संसद थी बिना किसी नतीजे पर पहुँचे ख़त्म हो जाती है। कभी भी जाग जाता अपने सपने से और सोचता है कि प्यार का यह मामला कितना उलझा हुआ है। तो यह कविता प्यार के अलग अलग पहलुओं और इंसानों के रिश्तों के तरीकों पर एक हल्का फुल्का मजाक है,
जिसे पक्षियों के ज़रिए दिखाया गया है। यह दिखाता है कि प्यार कितना जटिल हो सकता है और कभी कभी किसी नतीजे पर पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ फाउल कैसे एक सैटायर है। तो चौसर की जो पार्लियामेंट ऑफ फाउल है बहुत मज़ेदार और चालाक है, क्योंकि इसमें पक्षियों का इस्तेमाल करके इंसानी चीज़ों का मजाक उड़ाया गया है, खासकर जब बात प्यार और सामाजिक मेल जोल की आती है। यह व्यंग कैसे है, तो यहाँ बताया गया है कि पक्षियों का इंसानों की तरह बर्ताव करना। खूबसूरत जो फीमेल ईगल जो ब्यूटीफुल फीमेल ईगल थी उससे शादी करने के लिए पक्षियों की इतनी गंभीर बहस करना बिल्कुल बेतुका है। यह ऐसा है जैसे आपको पालतू कबूतर नियमों और भाषणों के साथ एक औपचारिक बैठक कर रहे हों। यह मज़ेदार सेटअप चौसर को इस बात पर हल्के से मजाक उड़ाने देता है कि इंसान अपने प्रेम संबंधों और सामाजिक रीति रिवाजों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा दरबारी प्यार का मजाक उड़ाना, यानी दरबारी प्यार यानी कोर्टली लव का मजाक उड़ाना। आपको वह सारा कोर्टली लव याद है जिसके बारे में हमने बात की थी, यानी इसमें प्यार में पड़ने पर लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके सभी सख्त नियम और रस्में थीं। कविता में पक्षी इनमें से कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि जो मेल ईगल्स होते हैं सभी फीमेल के सामने औपचारिक दावे करते हैं, लेकिन जब पक्षी ऐसा करते हैं तो यह सब थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, जिससे यह पता चलता है कि ये नियम कितने बनावटी और कभी कभी मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है विभिन्न प्रकार के लोगों को दिखाना पक्षियों के रूप में। तो संसद में विभिन्न प्रकार के पक्षी समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगते हैं। आपके पास महान बाज है, शिकारी पक्षी जो पूरी तरह से अपनी हैसियत के बारे में है, और फिर निचले दर्जे के पक्षी हैं जो बस अपना काम करना चाहते हैं और एक साथी ढूंढना चाहते हैं। यह चौसर को हल्के फुल्के तरीके से विभिन्न सामाजिक वर्गों और उनकी प्राथमिकताओं पर टिप्पणी करने देता है। तो फिर हमारे पास पॉइंट है बहस का कहीं ना पहुंचना, यानी कि जो भी तर्क वितर्क चल रहे थे, जो बहस चल रही थी कि किसको शादी किससे करनी चाहिए, इसका कोई निचोड़ ही नहीं निकला। पक्षियों की जो फीमेल ईगल थी के चुनाव के बारे में फैसला करने के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है, लेकिन वे वास्तव में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। तो हर किसी की अपनी राय होती है और वे बस गोल गोल बात करते रहते हैं। यह चौसर का एक सूक्ष्म मजाक हो सकता है कि कभी कभी इंसानी चर्चाएं और बहसें खासकर प्यार और रिश्तों के बारे में कितनी बेकार हो सकती है और कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है। हल्का हास्य यानी कि कठोर आलोचन नहीं। यह याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ चौसर का व्यंग वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, यह ज़्यादा एक कोमल छेड़छाड़ की तरह है। वह गुस्से से लोगों पर हमला नहीं कर रहा, वह सिर्फ पक्षियों की मज़ेदार स्थिति का इस्तेमाल हमें मुस्कुराने और शायद प्यार और समाज के साथ अपनी इंसानी तरीके के बारे में थोड़ा सोचने के लिए कर रहा है। तो पक्षियों को इंसानी स्थितियों में डालकर और उनसे हमारी सामाजिक रस्मों और प्रेम नाटकों को निभवाकर चौसर पार्लियामेंट ऑफ फाउल में एक मज़ेदार और अंतर्दृष्टिपूर्ण व्यंग बनाते हैं। यह हमें हंसाता है और साथ ही हमें मानव व्यवहार की कभी कभी बेतुकी प्रकृति की एक छोटी सी झलक भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द ट्रोइलस स्टोरी केम टू चौसर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रोइलस कौन था। तो ट्रोइलस एक राजकुमार था जो ट्रोय नाम के एक पुराने शहर में रहता था। यह वही ट्रोय है जिसकी लड़ाई के बारे में आपने शायद सुना होगा। ट्रोइलस एक बहादुर योद्धा था, लेकिन उसे प्यार में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। तो एक दिन वह क्रिसिडे नाम की एक बहुत खूबसूरत और प्यारी महिला को देखता है। उसे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। क्रिसेडे अकेली है और थोड़ी डरी हुई है क्योंकि ट्रोय शहर युद्ध में फंसा हुआ है। तो ट्रोलस अपने दोस्त पेंड्रस की मदद लेता है। पेंड्रस थोड़ा चतुर और लोगों को मिलाने में माहिर है। वह ट्रोइलस और क्रिसेडो को एक दूसरे से मिलवाने
और उनके बीच प्यार बढ़ाने में मदद करता है। धीरे धीरे ट्रोइलस और क्रिसेडे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और छुप छुप कर मिलते हैं। वे बहुत खुश हैं और एक दूसरे से हमेशा साथ रहने के वादे करते हैं। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। क्रिसेडे के पिता, जो ट्रोय के दुश्मन खेमे में चले गए थे, और वो क्रिसेडे को वापस बुला लेते हैं। क्रिसेडे को ट्रोय छोड़कर जाना पड़ता है और ट्रोइलस बहुत दुखी होता है। वे दोनों वादा करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे और जल्द ही फिर मिलेंगे। दुश्मन के खेमे में क्रिसेडे को डायोमिडस नाम का एक और योद्धा पसंद आने लगता है। धीरे धीरे वह ट्रोइलस को भूल जाती है और डायोमेडस के साथ रिश्ता बना लेती है। तो ट्रोइलस ट्रोय में क्रिसेडे का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता है। उसे उम्मीद होती है कि वह अपने वादे को निभाएगी और वापस आएगी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि क्रिसेडे ने उसे धोखा दिया है और वह अब किसी और के साथ है, तो वह बहुत टूट जाता है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह फिर भी एक बहादुर योद्धा की तरह लड़ता रहता है। अंत में ट्रोइलस युद्ध में मारा जाता है। तो यह कहानी प्यार, भरोसे, धोखे और दिल टूटने के बारे में है। यह दिखाती है कि कैसे प्यार में वादे किए जाते हैं लेकिन हमेशा निभाए नहीं जाते, और कैसे परिस्थितियां लोगों को बदल सकती है। ट्रोइलस का प्यार सच्चा था, लेकिन क्रिसेडे कमज़ोर निकली और उसने अपने वादे को तोड़ दिया। तो ये जो हमारी ट्रोइलस की जो कहानी है, ये सबसे पहले तो हमने देखी थी बेनोइट दे सेंट मूर ने, जो कि ओल्ड फ्रेंच थे। उनसे हमें इस कविता के बारे में इस ट्रोइलस की स्टोरी के बारे में पता चला। फिर उसके बाद जो इटालियन राइटर है इल फिलोस्त्रातो, यानी इल फिलोस्त्रातो एक कहानी है जो कि बोकाशियो ने लिखी थी। फिर यानी कि ट्रोइलस की ही कहानी आगे चलकर बोकाशियो ने लिखी, और फिर उसी को ही थोड़ा सा उसका वर्जन चौसर ने भी दिया। तो ट्रोइलस की ही कहानी थी, एक स्टोरी जो थी वो इल फिलिस्त्रो करके बोकाशियो ने लिखी, और फिर ट्राइटन एंड क्रिसिडा करके चौसर ने इसे लिखा। तो अब हमें जो है ट्रोइलस की कहानी का तो पता चल ही गया। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि जो बोकाशियो ने लिखा था इल फिलिस्त्रेतो उसमें, और चौसर के ट्राइलस एंड क्रिसिडे, उनमें क्या अंतर है, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि चौसर ने ट्रोइलस की स्टोरी कैसे डेवलप की, कैसे आई। तो भले ही चौसर ने अपनी जो भी कहानी है जो ट्रोइलस एंड क्रिसेडे के लिए इल फिलिस्त्रेतो से प्रेरणा ली, लेकिन दोनों कहानियों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। अब आप उन अंतर को समझना कि एक ही कहानी को दोनों ने कैसे पेश किया है। तो पहले हम इल फिलिस्त्रेतो का देखते हैं। तो बोकाशियो की कहानी मुख्य रूप से ट्रोइलस के प्यार में पड़ने और क्रिसेडे के साथ उसके जो फिजिकल रिलेशन थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यह उनके जुनून और इच्छाओं पर जोर देती है। और ट्राइलस एंड क्रिसेडे, चौसर की कहानी सिर्फ मतलब फिजिकल लव को ही रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि ट्रोइलस और क्रिसेडे के बीच जो इमोशनल विचार थे, उनके जो चरित्र की जो गहराई है और उनकी नैतिक दुविधाओं पर भी ज़्यादा ध्यान दिया है। चौसर ने उनके संवादों और आंतरिक विचारों को ज़्यादा दिखाया है। यानी बोकाशियो ने तो सिर्फ इतना दिखाया कि उनका फिजिकल लव का एस्पेक्ट दिखाया, लेकिन जो चौसर था उसने ये दिखाया कि जो क्रिसेडे थी उसकी क्या क्या मजबूरियां रही होंगी, उन दोनों का जो मेंटल में जो भी बातें चल रही थी, उनकी थिंकिंग, उसको दर्शाया चौसर ने। तो जो इल फिलिस्त्रेतो है उसमें क्रिसेडे, यहाँ उसका नाम क्रिसीदा है, जो ज़्यादा चंचल और आसानी से प्रभावित होने वाली महिला के रूप में दिखाया गया है। उसका धोखा देना स्वाभाविक लगता है। लेकिन ट्राइलस एंड क्रिसेडे, यानी चौसर की जो क्रिसेडे है वो ज़्यादा जटिल और दुविधाग्रस्त है। वह परिस्थितियों का शिकार लगती है और उसका धोखा देना ज़्यादा दुखद
और समझने लायक लगता है। यानी कि जहाँ हम इल फिलिस्त्रेतो में ये जो फीमेल करेक्टर है क्रिसेडे, इसको तो ऐसे दिखा दिया गया है कि जैसे इसने धोखा दिया, लेकिन उसकी क्या मजबूरियां रही उसको चौसर ने दिखाया, जिससे लोग क्रिसेडे के प्रति जो है थोड़े भावनात्मक हुए उसकी परिस्थितियों को समझकर। तो वह परिस्थितियों का शिकार लगती है और उसका धोखा देना ज़्यादा दुखद और समझने लायक लगता है। चौसर उसकी भावनाओं और मजबूरियों को ज़्यादा दिखाता है, जिससे पाठक उसके लिए थोड़ा सहानुभूति महसूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक करेक्टर है, करेक्टर ऑफ पेंडरस। तो इल फिलिस्त्रेतो में पेंडरस, यहाँ पे उसका नाम होता है पांडारो, सिर्फ एक सहायक किरदार है जो दोनों को मिलाने में मदद करता है, उसका ज़्यादा कोई नैतिक पक्ष नहीं दिखाया गया है। और ट्रोइलस और क्रिसेडे में जो कि चौसर की है का जो पेंडरस है ज़्यादा महत्वपूर्ण और जटिल है। वह सिर्फ मिलाने वाला ही नहीं है बल्कि वह अपने दोस्त को, जो उसका ट्राइलस दोस्त है, को सलाह भी देता है और कहानी में एक नैतिक बहस का हिस्सा भी बनता है। इसके इरादे कभी कभी संदिग्ध भी हो सकते हैं। तो जो इल फिलिस्त्रेतो है उसमें तो पेंडरस को सिर्फ एक भाई उसको एक मोहरा सा बना दिया कि भाई वो दोनों के बीच में कनेक्शन करवाता है, लेकिन चौसर में वो एक तरीके से जैसे एक भाई होता है ना, वो समझाता है किसी को कि तुझे ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो इस चीज़ की भूमिका निभाता है। फिर हमारे पास है कहानी का अंत और संदेश। तो इल फिलिस्त्रेतो में कहानी का अंत थोड़ा सीधा साधा है, जिसमें ट्राइलस का दुख और क्रिसेडे का नया प्यार दिखाया जाता है। लेकिन जो चौसर का वर्क है ट्राइलस एंड क्रिसेडे, उसमें चौसर की कहानी का अंत ज़्यादा दुखद और विचारोत्तेजक है। चौसर कहानी के अंत में अपनी आवाज़ भी जोड़ता है और पाठकों को सांसारिक पक्ष की क्षणभंगुरता और आध्यात्मिक प्रेम की महत्ता पर सोचने के लिए कहता है। कहानी में एक गहरा नैतिक और दार्शनिक पहलू जोड़ा गया है। यानी संक्षेप में बोकाचियो का जो इल फिलिस्त्रेतो है एक प्रेम कहानी पर ज़्यादा केंद्रित है, जिसमें जुनून और फिजिकल अट्रैक्शन प्रमुख है। वहीं चौसर का जो ट्राइलस एंड क्रिसेडे एक ज़्यादा मानवीय, भावनात्मक और नैतिक कहानी है, जो प्यार, विश्वासघात, भाग्य और मानवीय कमजोरी के जटिल पहलुओं को गहराई से दिखाती है। चौसर ने बोकाचियो की कहानी को लिया और उसे अपने तरीके से और ज़्यादा गहराई और जटिलता के साथ प्रस्तुत किया। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था कि कंपेयर बोकाचियोस पेंडोरो और चौसर का जो पेंडरस था, उसमें भी हमने डिफरेंस देख लिया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ क्रिसेडेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका भी हमने छोटा सा आंसर देखा कि एक में क्रिसेडे को कैसे रिप्रेजेंट करा गया है ओनली फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कि दे लव, और चौसर ने उसका इमोशनल एस्पेक्ट दिखाया है। तो क्रिसेडे की जटिलता का मुख्य स्रोत यह है कि चौसर ने उसे एक बहुआयामी और मानवीय किरदार के रूप में चित्रित किया है। वह सिर्फ एक अच्छी या बुरी महिला नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं, मजबूरियों और विरोधाभासों का एक मिश्रण है। तो क्रिसेडे ट्रोय शहर में अकेली है और युद्ध के खतरे से डरी हुई है। यह डर उसे दूसरों पर निर्भर बनाता है और अपने बचाव के लिए फैसले लेने पर मजबूर करता है। उसकी यह असुरक्षा उसे अस्थिर बनाती है। फिर क्रिसेडे ने प्यार और स्नेह की गहरी इच्छा है। वह ट्रोइलस उसे प्यार दिखाता है तो वह उसका जवाब देती है और सच्ची भावना महसूस करती है। यह उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। जब उसे ट्रोय छोड़कर दुश्मन के खेमे में जाना पड़ता है तो वह एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंस जाती है। उसे अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ता है। वह बाहरी दबाव उसके फैसलों को प्रभावित करता है। तो क्रिसेडे ट्रोइलस से प्यार करती है, लेकिन नई परिस्थितियों और ड्रायोमेटस के ध्यान के कारण वह भ्रमित हो जाती है। वह अपने वादों और अपनी बदलती भावनाओं के बीच फंसी हुई है। चौसर उसके मन के अंदर चलने वाले इस संघर्ष को दिखाता है। फिर अंत में क्रिसेडे एक कमज़ोर इंसान साबित होती है जो जवाब और नई परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाती। उसका धोखा देना उसकी बुराई से ज़्यादा उसकी मानवीय कमज़ोरी को दर्शाता है। वह एक आदर्श नायिका नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की तरह गलती करती है।
तो चौसर ने क्रिसेडे को इस तरह से चित्रित किया है कि पाठक उसके लिए सहानुभूति भी महसूस कर सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। उसकी जटिलता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार, वफादारी और विश्वासघात कैसी चीज़ें कितनी मुश्किल और पेचीदा हो सकती है, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में। वह सिर्फ एक खलनायिका नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला है जो अपनी मजबूरियों और कमजोरियों के कारण गलत रास्ते पर चल जाती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट यूज डज चौसर मेक ऑफ द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज। यानी कि चौसर ने एक तरीका सोचा कि पिलग्रिमेज को उसने पकड़ा कि इससे लोगों को दर्शाया जाएगा, यानी इससे सोसाइटी दर्शाई जाएगी। तो पिलग्रिमेज से उसने आइडिया ले लिया कि पिलग्रिमेज के ज़रिए हम सोसाइटी को दर्शा सकते हैं। तो पिलग्रिमेज के ज़रिए चौसर ने सोसाइटी के हर तरीके के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, चाहे वो नाइट हो या माइलर हो। मिडल इंग्लैंड के जितने भी अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग आते थे, सबको इकट्ठा कर लिया, डॉक्टर, नाइट, मर्चेंट और जितने भी थे। तो इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया चौसर के पास और क्या हो सकता था लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही जगह। फिर मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ के लिए उन्होंने मतलब जो भी ये एक आइडिया लगाया कि सब स्टोरी सुनाएंगे पिलग्रिमेज पर जाते जाते। तो उसके पास बहुत सारी स्टोरीज़ हो गई करेक्टर्स को दिखाने के लिए, यानी जिस तरीके की करेक्टर लोग स्टोरी सुना रहे थे वो उनके खुद के करेक्टर से किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, सिमिलर थी। तो एक फ्रेमवर्क मिल गया स्टोरी सुनाने के लिए, और पिलग्रिमेज की वजह से सोसाइटी को भी दर्शाया गया। तो अगर जैसे हम मान लीजिए एक बहुत बड़ी कविता है, उसको हमने एक समरी में समझ लेते हैं, तो ऐसे ही जैसे इंग्लैंड की जो सोसाइटी है उसको समझने के लिए, जो मिडिवल सोसाइटी है उसको समझने के लिए आप चौसर की कैंटरबरी टेल्स पढ़ लें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम का सोशल क्लास कैसा था, वैल्यूज़ क्या थी, लोग क्या जॉब करते थे, उनके अंदर क्या फ्लोज थे, किस तरीके की हाइपोक्रेसीज थी। तो पिलग्रिमेज से एक बहुत अच्छा मौका मिल गया उस टाइम की सोसाइटी पर कमेंट करने का, क्रिटिक करने का, और उस टाइम जो भी एंटरटेनिंग वेज होते थे उन पर क्रिटिक करने, उस पर अपने विचार रखने का, कमेंट करने का। फिर चौथा पॉइंट है कि ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया गया, यानी कि जो लोग स्पिरिचुअल दिख रहे थे, मतलब जो भी जर्नी पर लोग थे वो थे तो ह्यूमन बींग्स ही, उनकी अपने अपने क्वर्क्स थी, डिज़ायर्स थी, सिंस थे। तो वो बताते हैं कि कैसे जो पिलग्रिमेज पर लोग गए थे वो अपने स्पिरिचुअल गोल्स और उनका जो ह्यूमन बिहेवियर था वो कैसे एक दूसरे से अलग था। तो स्टोरी के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से वो यूनिवर्सल जो थीम्स होते हैं, लव को लेकर, ग्रीड को लेकर, फेथ, डिसेप्शन, मोरालिटी को लेकर, जैसे कि जो नन प्रीस्ट टेल है वो एक प्रीस्ट होकर किस तरीके की कहानी सुनाता है, जिसमें मैरिज आती है, लव आता है, इस तरीके की कहानी सुनाता है। जो नन है उसका अपीयरेंस कितना अलग है उसके बिहेवियर से। तो जैसे सब पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, एक तो चौसर लोगों की पर्सनैलिटी बता रहा है, ऊपर से जो लोग हैं वो खुद भी स्टोरीज सुनाने लग रहे हैं, जिनसे स्टोरीज के बारे में तो पता चल ही रहा है, लोगों की भी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलने लग रहा है। जो ये टेल्स हैं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा का ढांचा, यानी सबसे सीधा जुड़ाव तो कैंटरबरी कैथीड्रल की तीर्थ यात्रा की पूरी कहानी है। सभी कहानी कहने वाले तीर्थयात्रियों के इस समूह का हिस्सा हैं जो एक साथ यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा की कहानियों को कहने का संदर्भ और कारण देते हैं। फिर है जनरल प्रलोभ। यह शुरुआती भाग सभी तीर्थयात्रियों का परिचय देता है और कहानी कहने का माहौल बनाता है। यह उनके व्यक्तिगत, सामाजिक स्तर और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों की कमी को स्थापित करता है। यह प्रस्तावना ही उन विविध पात्रों को इकट्ठा करती है जो बाद में अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियों के बीच के जोड़, यानी लिंक्स बिटवीन द टेल। चौसर अक्सर अलग अलग कहानियों के बीच छोटी छोटी अंश शामिल करते हैं जिन्हें लिंक कहा जाता है। इस लिंक में तीर्थयात्री एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, पिछली कहानी पर प्रतिक्रिया देते हैं और कभी कभी अगली कहानी की भूमिका भी बताते हैं। ये बातचीत उनके व्यक्तित्व को और उजागर करती है, उनकी राय दिखाती है और समूह के भीतर चल रही सामाजिक गतिशील का एक एहसास कराती है। उदाहरण के लिए एक मज़ेदार या अश्लील कहानी एक अधिक धार्मिक तीर्थयात्री के प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है, जिससे चर्चा या चुनौती भी हो सकती है। फिर है कहानी कहने वाला और कहानी। तो कहानी अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, कहानी कहने वाले तीर्थयात्री के चरित्र से जुड़ी होती है,
नाइट एक महान और वीरतापूर्ण रोमांस सुनाता है। नाइट जो होता है KNIGHT जो योद्धा होता है वो एक महान और वीरतापूर्ण रोमांस सुनाता है, वीरतापूर्ण रोमांस सुनाता है। मिलर एक अशिष्ट और मज़ेदार लोक कथा सुनाता है और प्रायरस एक धार्मिक कहानी सुनाती है। कहानी की सामग्री और शैली अक्सर कहानी कहने वाले के सामाजिक वर्ग, पेशे और व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिससे जुड़ाव की एक और परत जुड़ जाती है। विषय और विचार। हालांकि कहानियाँ विविध हैं, लेकिन वे अक्सर सामान्यतः विषयों और विचारों का पता लगाती हैं जो पूरे काम में गूंजते हैं। इनमें प्यार, शादी, धर्म, सामाजिक व्यंग, नैतिकता और मानव स्वभाव और संबंध शामिल हो सकते हैं। अलग अलग कहानियाँ इन विषयों पर अलग अलग दृष्टिकोण पेश करती है, जिससे उनके बीच एक तरह का निरंतर संवाद बनता है। तो आपसी क्रियाएं एवं प्रतिद्वंद्विता। कभी कभी कहानियों के बीच के लिंक कुछ तीर्थयात्रियों के बीच अंतर्निहित तनाव या प्रतिद्वंद्विता को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, रीव एक ऐसी कहानी सुनाता है जो मिलर की कहानी की सीधी प्रतिक्रिया है। ठीक है, रीव एक ऐसी कहानी सुनाता है जो मिलर की कहानी की सीधी प्रतिक्रिया है, जो उसके सामाजिक संघर्ष को दिखाती है। ये व्यक्तिगत गतिशीलता, समग्र कथा में जुड़ाव और संघर्ष की एक और परत है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है कि हाउ द टेल्स लिंक्ड टू ईच अदर, एक तो ये हमारे सिलेबस में हमने सारी कहानियाँ पढ़ी नहीं हैं, हमने सिर्फ जनरल प्रोलॉग पढ़ा है और नन्स प्रीस्ट टेल पढ़ी है। जो नन्स के साथ प्रीस्ट आया था उसने जो कहानी सुनाई थी वो पढ़ रखी है। क्योंकि हमने और तो सबकी कहानी सुनी नहीं, तो हम कैसे उसमें अंदाजे लगा सकते हैं कि कौन किससे कैसे लिंक है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर ही है। और जो अब हमारा 9th क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन 2 पेपर में पूछा जा चुका है, 2 बार आ चुका है कि नेम द 3 मेजर सोर्स ऑफ चौसर्स वोकेबलरी, व्हाट डज ईच सोर्स कंट्रीब्यूट। तो चौसर के टाइम भाई 3 लैंग्वेज हुआ करती थी। एक तो जो इंग्लैंड था तो वहाँ ओल्ड इंग्लिश थी। फिर क्योंकि वहाँ पर 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया था, तो वहाँ पर नॉर्मन लैंग्वेज भी आ गई। तो नॉर्मन भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, इन दोनों का मिक्सचर चलने लग गया। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी हम बोलते हैं, लेकिन जो शास्त्रों की भाषा वगैरह होती है वो संस्कृत होती है। तो ऐसे ही चर्च की जो लैंग्वेज थी वो लेटिन हुआ करती थी। तो लेटिन और फ्रेंच और इंग्लिश, ये 3 सोर्स थे जहाँ से चौसर ने अपनी वोकेबलरी ली। तो जो ओल्ड इंग्लिश थी वो एंग्लो सैक्सन थी, यानी कि वो वहाँ की जैसे मेन लैंग्वेज थी। क्योंकि ब्रिटिश में पहले 3 तरीके के लोग आ गए थे ना, जैसे एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स, तो ज़्यादातर जगहों पर सैक्सन्स ने राज किया था। तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज भी उसको कहते हैं, इसमें कैसे वर्ड्स होते थे जैसे कि किंग, हाउस, वाइफ, स्ट्रॉन्ग, तो इस तरीके के वर्ड होते थे, एक बेसिक जो वर्ड होते हैं। फिर ओल्ड फ्रेंच ने चौसर ने क्या क्या लिया, जैसे कि वर्ड्स होते हैं जो फ्रेंच के जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, कोर्टली होते हैं, जैसे कि नोबल, जेंटल, कर्टसी, पिटी। तो ये वर्ड जो थे फैशनेबल थे और फूड और गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। तो इससे एक एलिगेंस और एक रिफाइनमेंट आई इनकी इस पोइट जो भी इन्होंने जनरल प्रोलॉग और लिखी है कैंटरबरी टेल्स। फिर लेटिन लैंग्वेज थी, वो चर्च और स्कॉलरशिप की लैंग्वेज थी। इनसे इन्होंने इंटेलेक्चुअल वोकेबलरी ली, जैसे यहाँ से इन्होंने वर्ड लिए डिवाइन, साइंस, अथॉरिटी, हिस्ट्री। ठीक है, ये सब लेटिन लैंग्वेज से आते हैं। तो इससे इनकी पोइट्री को डेप्थ मिली। ठीक है, ये और कॉम्प्लेक्स अपने आइडियाज़ को, जितने भी इनके पास कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ थे उनको ये इन वर्ड से रिप्रेजेंट कर पाए। तो इनको जब कॉमन फीलिंग्स दिखानी होती थी तो ये ओल्ड इंग्लिश का यूज़ करते थे। जब इनको एलिगेंसी दिखानी होती थी तो ये फ्रेंच वर्ड्स का यूज़ करते थे। जब भी इनको कोर्टली इमोशंस दिखाने पड़ते थे, तो ये इनकी वैरायटी और नुआंस को दिखाता है। तो अब ये जो 3 लैंग्वेज थी, 3 अलग सोसाइटी के लोग यूज़ करते थे। जैसे जो ओल्ड इंग्लिश थी
वो कॉमन पीपल यूज़ करते थे। जो फ्रेंच थी वो नोबिलिटी यानी जो राजा वगैरह होते थे वो यूज़ करते थे। लेटिन लैंग्वेज थी वो एजुकेटेड एलीट पीपल यूज़ करते थे। तो इन्होंने जब इन तीनों चीज़ों को लैंग्वेज को ब्लेंड कर दिया तो सोसाइटी के हर तरीके के लोगों की लैंग्वेज ब्लेंड हो गई एक तरीके से। तो ये अलग अलग सोशल क्लास को, डायनेमिज़म को, उस समय का जो डायनेमिक टाइम था उसको प्रेजेंट करता है। फिर है हमारे पास एक्सप्रेसिवनेस। तो यानी अगर हमें नॉर्मल ह्यूमर दिखाना है तो ओल्ड इंग्लिश का यूज़ कर लिया। सोफिस्टिकेटेड फिलोसफिकल कुछ बताना है तो फिर हमने लेटिन से कुछ वर्ड्स ले लिए। तो इसी तरीके से इनकी पोइट्री रिच होती गई, इंगेजिंग होती रही और इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स और स्टाइल्स को कवर किया। क्योंकि अब आप ये देखिए जो मिडिवल पीरियड था वो पीरियड था 11th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक का। तो जो मिडिवल पीरियड था उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो अर्ली मिडिवल, एक हाई मिडल पीरियड और एक लेट मिडल। तो जो ये लेट मिडल वाला पीरियड था इसमें चौसर थे। चौसर का टाइम पीरियड बताया जाता है कि वो यानी कि वो 1343 में, मतलब इसके ही करीब उनका जन्म हुआ था और डेथ हुई थी 1400 में। तो ये हमारे 14th सेंचुरी के पोइट हम इनको कह सकते हैं। तो जो अर्ली मिडल एजेस थी उसमें तो कोई इतना खास लिटरेचर है नहीं, और फिर उसके बाद ना ही वहाँ पर सिर्फ एक शुरू ओल्ड इंग्लिश और नॉर्मन को मिक्स कर दिया था। उसके बाद हाई मिडल इंग्लिश का जो पीरियड आया उसमें ग्रामर थोड़ी आने लग गई थी, और जब चौसर का टाइम आया यानी लेट मिडल इंग्लिश आई तो फिर यहाँ पर डायलेक्ट में, जो लंदन की डायलेक्ट थी उसमें इंग्लिश में वर्ड्स में बहुत सारे चेंजेस आए। तो अब जो ये 9th क्वेश्चन था ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये 9th वाला कि आप इसमें ये बताइए कि वोकैबुलरी से रिलेटेड क्या मतलब उन्होंने कहाँ से सोर्स लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि आपको पूरा प्रलोग पता होना चाहिए, किसका कैरेक्टर कैसा था ये पता होना चाहिए। और इन करेक्टर्स के ऊपर भी मैंने हर एक पर्टिकुलर ये जितने भी ये 29 पिलग्रिम्स थे इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने ऑडियो बना दी है। और जो इसकी फर्स्ट शुरू की 2-3 लाइनें होती है उनसे क्वेश्चन बन के आ जाता है कि व्हेन द अप्रैल विद इज शावर सूट। और तीसरा क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो जो नाइट वाला हिस्सा है कि जो नाइट और होस्ट के बीच में जो बात होती है उनकी जो फर्स्ट 3 लाइन्स है उनसे आ सकता है।